नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारे ये चैनल में हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है जीएसटी। तो हमारे ये चैनल में हम अभी जीएसटी के ऊपर अलग-अलग वीडियो रिलीज करेंगे और हमारा सबसे बड़ा मकसद है कि जो अपने व्यापारी बंधु है, ट्रेडर्स है, स्टूडेंट्स है, कंज्यूमर है और कोई भी है जिसको जीएसटी के बारे में सिंपल लैंग्वेज में कुछ भी समझना चाहिए, वो हमारे वीडियो जरूर देखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे। तो शुरू करते हैं जीएसटी के ऊपर एक ओवरव्यू आज के वीडियो में कि ये जीएसटी कैसे रहा, कैसे आया, उसके फीचर्स क्या है। आज 4 साल हो गए जीएसटी आने के बाद, तो उसका कैसे फायदा हो गया, क्या होने वाला है, वो शुरू करते हैं और बाद में हमारे अलग अलग वीडियो सीरीज में हम एक एक पहलू के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जैसे इनपुट क्रेडिट है, जैसे डॉक्यूमेंट्स है, क्या प्रिकॉशन लेनी है, आपकी कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, असेसमेंट कैसे होंगे, रिकॉर्ड कितने साल के लिए रखने हैं, ये सब चीज़ें हम आपको बारी बारी में बताएंगे। तो आज के वीडियो में पहले शुरू करते हैं एक ओवरव्यू जीएसटी के ऊपर, जो 4 साल हो गए भारत में जीएसटी लाके, तो ये कैसे रहा। तो जैसे आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे इसका ढांचा कैसे रहा, जीएसटी का डिजाइन ऑफ जीएसटी, फिर उसके क्या मेन फीचर्स है लॉ के, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, जीएसटी काउंसिल जो डिसीजन लेती है उसमें कौन कौन सदस्य होते हैं, उनके क्या अधिकार है और जीएसटी के फायदे क्या है। तो देखते हैं कि 2017 में जो जीएसटी आया वो ऐसे ही नहीं आया, 10 साल उसमें लॉ बनाने में गए। और सबसे कठिन समस्या हमारे देश में होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर समन्वय नहीं है, तो कोई भी ऐसा जीएसटी जैसा लॉ और टैक्स सिस्टम लाना बहुत डिफिकल्ट है। तो यही होता रहा, 10 साल लगे। अगर स्टेट गवर्नमेंट राजी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट राजी नहीं था, सेंट्रल राजी था तो स्टेट गवर्नमेंट राजी नहीं था, सरकारें बदलती गई और फाइनली 2017 में भारत में जीएसटी आया। 30 से ज्यादा सब ग्रुप बने, कमिटियां बनी, 18,000 के ऊपर मैन आवर्स का डिस्कशन खाली जीएसटी काउंसिल में हो गया। 14 एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स हो गई 10 साल में, 13 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग 6 महीने में हो गई, 175 से ज्यादा ऑफिसर्स की मीटिंग्स हो गई और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया गया। मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों अमेंड करना पड़ा, लेकिन वो करना जरूरी था। अभी अगर आप देखोगे तो जीएसटी आने से पहले, मतलब 2017 1 जुलाई को जो जीएसटी आया उससे पहले हमारे कंट्री में सेंट्रल टैक्सेस भी थे और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस भी थे। अभी हमारी देश की एक खास बात ऐसी है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन से ड्यूटी एंड टैक्सेस लगाने के अधिकार है और स्टेट गवर्नमेंट भी डिसाइड करता है कि उनके पास कौन से अधिकार है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट करके अलग अलग दिए हैं। तो जीएसटी ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जीएसटी में क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतने सारे एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, जैसे कोई भी आप इंपोर्ट करते हो तो बेसिक कस्टम ड्यूटी के अलावा आपको एक सीवीडी मतलब काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी एंड एसएडी मतलब स्पेशल एडिशनल ड्यूटी होती थी। सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स होता था और ये सब के ऊपर सरचार्ज होते थे, सेस होते थे, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता था। स्टेट गवर्नमेंट को भी उनको अलग से अधिकार थे उनके राज्य में टैक्स कलेक्ट करने के, जैसे सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स। कई राज्यों में तो ऑक्ट्रॉय था, एलबीटी था जिसको लोकल बॉडी टैक्स बोलते हैं, देन टैक्स ऑन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ये सब स्टेट के पास था और ये सब के ऊपर सरचार्ज सेस लगाने का भी उनके पास अधिकार था। तो जीएसटी आने के बाद क्या हो गया कि ये सब जीएसटी में मर्ज हो गए। सेंटर ने इतने सारे अपने टैक्सिंग राइट छोड़ दिए, स्टेट ने भी अपने इतने सारे टैक्स एवेन्यूज छोड़ दिए और दोनों ने मिलकर एक जीएसटी बनाया। तो जीएसटी बनाने के लिए फिर कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करना जरूरी था। क्यों? क्योंकि
कॉन्स्टिट्यूशन ने ये दोनों को जो राइट दिए थे वो पहले अगर अमेंड नहीं होते हैं तो जीएसटी दोनों मिलके लगा नहीं सकते। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ा, वो हो गया, सेंटर एंड स्टेट की उसके ऊपर सहमति बनी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो गया और फाइनली 1 जुलाई 2017 ये शुभ दिन चुन लिया गया और वो दिन को हमारे यहाँ जीएसटी आया। तो वो दिन मतलब प्रीवियस डे 30 जून 2017 की नाइट, रदर मिडनाइट को पार्लियामेंट में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ। आपने लाइव भी देखा होगा, अगले दिन न्यूज में भी देखा होगा, आपको याद होगा तो पार्लियामेंट में बहुत सारे लाइट चमचमा रहे थे। प्रणब मुखर्जी तब अपने प्रेसिडेंट थे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, अरुण जेटली थे तब फाइनेंस मिनिस्टर। इन सब लोगों की उपस्थिति में अपोजिशन पार्टी, रूलिंग पार्टी, मिनिस्टर्स, सब लोगों की उपस्थिति में ये जीएसटी रोल आउट हो गया रात को मध्य रात्रि 12 बजे और 1 जुलाई 2017 से ये पूरे सब लॉ खत्म हो गए और एक जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स आ गया। तो ये कैसे होता है, उसमें आईजीएसटी होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलते हैं, एक सीजीएसटी होता है जो सेंट्रल जीएसटी है और एक एसजीएसटी होता है जो स्टेट जीएसटी है। तो मान लो कोई फॉरेन टेरिटरी से इंपोर्ट होके अपने यहाँ मटेरियल आ गया, तो उसके ऊपर जब वो इंपोर्ट होगा तो कस्टम ड्यूटी के अलावा उसके ऊपर एक आईजीएसटी भरा जाएगा और बाद में उस वो पर्टिकुलर डीलर या कंपनी ने वो इंपोर्ट होने के बाद अपने ही राज्य में उसको बेचा तो उसको सीजीएसटी एसजीएसटी का कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा और वो ये आईजीएसटी का क्रेडिट ले लेगा। तो ये हो गया सिंपल ट्रांजैक्शन। अभी उसने समझो इंपोर्ट होने के बाद दूसरे राज्य में बेच दिया तो वो भरेगा आईजीएसटी और वो लगाएगा भी आईजीएसटी और ये राज्य से वो टैक्स दूसरे राज्य को चला जाएगा और ये राज्य में अगर वो लोकली बिल हो गया तो वो राज्य में सीजीएसटी एसजीएसटी आधा आधा होगा और एक पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, एक पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो एकदम सिंपल मैकेनिज्म है, वन कंट्री वन टैक्स, कोई टैक्स का नुकसान नहीं है। ये चेन में जो लास्ट की कड़ी होती है जो कंज्यूमर बोलते हैं, वो अगर कंज्यूम करता है तो वहां वो चेन रुक जाती है और वो राज्य में सब टैक्स आके वो गवर्नमेंट के पास जमा होता है। अभी उसमें क्या क्या रखा नहीं है जीएसटी में, फिलहाल ऐसा नहीं है कि कोई भी ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी हो। तो अभी राज्य और केंद्र ने एग्री किया है कि अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दैट इज लीकर, उसको जीएसटी से बाहर रखा है। इंडस्ट्रियल अल्कोहल को जीएसटी में लाया है लेकिन फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जीएसटी से बाहर है। 5 petroleum products are outside GST: क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो एयरलाइन में भरते हैं। ये 5 जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर किसी ने सेल किया, जैसे अपने पास जो पेट्रोल पंप दिखते हैं तो उसमें पेट्रोल पंप वाला आपको सेल्स टैक्स ही लगाएगा, वैट ही लगाएगा और वो आपको जीएसटी नहीं लगाएगा। तो वो अभी जीएसटी से बाहर रखा है। टोबैको प्रोडक्ट्स, उसको भी जीएसटी से बाहर पार्शली रखा है। जीएसटी में उसको जीएसटी का पार्ट बताया है लेकिन उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ही एडिशनल ड्यूटी लगा सकती है। तो स्टेट ही उसके ऊपर अभी फिलहाल अपना एक्साइज ड्यूटी लगाता है लेकिन सेंट्रल के पास अधिकार है, वो भी उसको उसकी तरफ से एडिशनल ड्यूटी लगा सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट जीएसटी से बाहर है। और क्या चीज बाहर है, एंटरटेनमेंट टैक्स। ये एंटरटेनमेंट टैक्स लोकल बॉडी को ही जाता है, उसको जीएसटी नहीं है। अभी जीएसटी की जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई उसमें क्या हो गया, देयर इज अ चेयरमैन। कोई भी काउंसिल के लिए एक चेयरपर्सन, चेयरमैन होना जरूरी है। तो वो कौन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर। तो अभी निर्मला सीतारमन जी उसकी चेयरमैन है, पहले अरुण जेटली उसके चेयरमैन थे। वाइस चेयरमैन ये स्टेट गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स होते हैं फाइनेंस के, उन्होंने चूज करना है कि कौन बनेगा वाइस चेयरमैन। और उसमें मेंबर्स होते हैं जैसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस होते हैं या ऑल मिनिस्टर्स के टैक्स और फाइनेंस वाले होते हैं, वो मेंबर्स होते हैं। कोरम होता है 50% मेंबर का उपस्थित होना मीटिंग के लिए जरूरी है। अभी सबसे खास बात,
स्टेट का वेटेज है 2/3 और सेंटर का वेटेज है 1/3, और कोई भी डिसीजन लेना है तो उसको 75% मेजोरिटी चाहिए। तो मान लो स्टेट गवर्नमेंट ने सब मिलके कुछ ऐसा कानून लाया कि जीएसटी का रेट डबल कर देंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसको ना बोल दिया तो इनका है 1/3, तो इनके पास बचेगा खाली 67%, इनके पास है 33%, मिनिमम लगता है 75, तो वो पास होगा नहीं। मतलब स्टेट और सेंटर को साथ में मिलके बातचीत करके ही डिसीजन लेना है, नहीं तो ये 75% मिलना मुश्किल है। तो ये काउंसिल का ऐसे गठन किया हुआ है। और काउंसिल जो डिसीजन देती है वो डिसीजन नहीं होता है। जीएसटी काउंसिल में जो 75% मेजोरिटी से पास होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कोई कोई प्रोडक्ट के रेट 18 से 12 होते हैं, 12 से बढ़ा के 18 करते हैं या 12 से 5 में लाते हैं, तो ये जीएसटी काउंसिल डिसीजन अपना लेके गवर्नमेंट को हैंड ओवर करता है और देन गवर्नमेंट नोटिफाई करता है, तो उसका लॉ बन जाता है, रूल बन जाता है, रेट्स बन जाते हैं ऐसा। अभी जो थ्रेशोल्ड दिए है, तो वो कैसे कानून ने थ्रेशोल्ड दिए है और करंट टैक्स रेट्स कितने हैं, तो 5 है, 12 है, 18 है, 28 है। और एक ज्वेलरी गोल्ड बुलियन मार्केट के लिए अलग सी कैटेगरी है, उसको भी उन्होंने स्पेशल रेट दिया है प्रेशियस मेटल को 1%। तो सम गुड्स एंड सर्विसेज आर एग्जम्प्ट, जिनको कोई टैक्स ही नहीं है, जैसे अपना फ्रेश मिल्क है, वेजिटेबल है, वाटर है, मतलब नेचुरल जो घर में नल से पानी आता है वो, उसको कोई टैक्स नहीं है, जीएसटी नहीं है, वो एग्जम्प्टेड गुड में है। 28 तक का रेट जहां जहां है, जो कौन से प्रोडक्ट होते हैं जो नॉर्मली लग्जरी और सिन गुड्स बोलते हैं। लग्जरी मतलब फेरारी कार है, या कोई हाई वैल्यू रिस्ट वॉच है, कोई डायमंड का रिस्ट वॉच है, या ऐसे कोई लग्जरी आइटम है जो आम आदमी नहीं खरीदता है, लेकिन बड़े बड़े लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, वही लोग ये चीजें अफोर्ड कर सकते हैं, तो उसका रेट ही 28 है। और उसके ऊपर सेस भी होता है। या समझो सिन गुड्स है जो लोगों ने कंज्यूम नहीं करने चाहिए, गवर्नमेंट का ये होता है कि ये गुड्स आप कंज्यूम मत करना, हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकते हैं, तो उनके लिए भी 28 के ऊपर सेस है। और उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, 90% टैक्स पेयर्स जिनका 1.5 करोड़ सालाना टर्नओवर से कम है, वो रिस्पेक्टिव स्टेट वाला ही उसको एडमिनिस्टर करेगा। मतलब उसका असेसमेंट, ऑडिट, वो सब स्टेट वाला करेगा। 10% जो बचते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे। और जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर है, उनको इक्वली सेंट्रल एंड स्टेट वाले बांट लेंगे और उनका असेसमेंट करेंगे, उनके रिटर्न चेक करेंगे, वो करेक्ट टैक्स भर रहे हैं कि नहीं, इनपुट क्रेडिट करेक्ट ले रहे हैं कि नहीं, वो चेक करेंगे। तो ऐसा एक फ्रेमवर्क बनाया है ताकि आगे जाके सेंटर वर्सेस स्टेट में डिस्प्यूट ना हो। अभी यहाँ आप देखोगे तो अ, एक तो पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन है। आप अगर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन देखोगे तो उसमें पैन नंबर रहता है, स्टेट का कोड रहता है, उसके बाद पैन नंबर रहता है, और उसके बाद अलग कैटेगरीज के कोड दिए हुए हैं, जैसे इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, तो उसका कोडिफिकेशन है। रजिस्ट्रेशन 20 लाख के ऊपर टर्नओवर है तो ही मिलता है, लेकिन जिनका नहीं है उनको वॉलंटरीली भी रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा दी गई है। और डीम्ड रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द हो जाता है, आपने पेपर्स फाइल कर दिए, सब डॉक्यूमेंट सही है और आपको सामने से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो 3 दिन के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म किया जाता है। नो क्वेश्चंस आर आस्क्ड। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मिलता है वो आपको जो जो इनपुट साइड में मटेरियल आपने परचेस किया, सर्विसेज आपने अवेल की, उसके ऊपर आपके सप्लायर ने जो टैक्स लगा के आपको दिया, उसका आप क्रेडिट ले सकते हो, एक्सेप्ट फ्यू स्पेसिफाइड आइटम्स। वो मैं मेरे अगले वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कौन से आइटम के ऊपर आप इनपुट क्रेडिट नहीं ले सकते हो। क्रेडिट का मैकेनिज्म भी बहुत अच्छा रखा है। क्रेडिट मैच हो गया इनवॉइस के साथ, मतलब सप्लायर ने 100 रुपए के ऊपर 18 रुपए का जीएसटी लगाया, आईजीएसटी 18% लगाया, तो आप आपका जब परचेस
बुक करोगे और डिक्लेयर करोगे कि मैंने ये सप्लायर से 100 रुपये के ऊपर 18 रुपए का टैक्स के साथ बिल मेरे पास है और मैंने वो खरीदी किया है, तो ही आपको 18 रुपया मिलेगा। अगर आपके हाथ में बिल 18 का है बट सप्लायर ने उसकी तरफ से रिटर्न बराबर फाइल नहीं किया, तो आपका क्रेडिट नहीं मिलता है। तो आपको आपके सप्लायर के पास जाना है, उसको बोलना है तेरी गलती के वजह से मेरा क्रेडिट अभी क्वेश्चन में है, तो प्लीज रेक्टिफाई योर मिस्टेक। इसलिए उसको सेल्फ मैकेनिज्म बोलते हैं कि गवर्नमेंट को उसमें आने की जरूरत ही नहीं है। ए ने बी को माल बेचा तो बी ए को बोलेगा तू करेक्ट फाइल कर टैक्स रिटर्न, नहीं तो मेरा क्रेडिट जाएगा। तो आगे जाके बी ने सी को माल बेचा तो सी विल हैव द पोलिसिंग ऑन बी कि बी करेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको सेल्फ पोलिसिंग और सेल्फ कंट्रोल चेन बोलते हैं, वो है। उसके बाद अगर आप देखते हो तो कोई कोई कंपोजिशन टैक्स पेयर्स होते हैं, मैं बताऊंगा आगे के अगले वीडियो सीरीज में कि कंपोजिशन क्या होता है। उनको क्वार्टरली रिटर्न की सुविधा है। छोटे एमएसएमई सेक्टर को भी क्वार्टरली रिटर्न की सुविधा दी गई है, बाकी सबको मंथली रिटर्न है और एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अभी ये जो ओवरऑल सिस्टम होती है उसमें टैक्स पेमेंट इतना आसान है कि आप इंटरनेट बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ओवर द काउंटर बैंक में जाके आपका जीएसटी का भुगतान कर सकते हो। खाली आपको आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, बाकी ऑल द थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द सिस्टम। टीडीएस भी होता है कोई कोई चीजों में, जहाँ जो बायर होता है वो टीडीएस काट के सेलर को देता है। ई कॉमर्स कंपनीज के लिए टीसीएस होता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। मैं मेरे अगले वीडियो में इसके बारे में भी डिटेल में विश्लेषण करूंगा। जहां जहां रिफंड है, एक्सपोर्टर्स है या जिनके पास क्रेडिट पड़ा है, रिफंड चाहिए, उनको 60 दिन में रिफंड मिलने की प्रावधान की गई है और उसके ऊपर नहीं हुआ तो इंटरेस्ट भी उनको मिलता है। अगर आप आगे देखोगे तो ये कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांजिशनल प्रोविजंस फॉर स्मूथ ट्रांजिशन, मतलब जब हम 30 जून 2017 को एग्जिस्टिंग लॉ से 1 जुलाई 2017 में न्यू लॉ में चले गए, तो जिनके पास इन्वेंट्री पड़ी थी तो उन्होंने तो उसके ऊपर जूने रेजिम के टैक्स भरे थे, जैसे एक्साइज था, वैट था, सीएसटी था। तो उनको वो टैक्स का क्रेडिट कैसे दिया जाए, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ट्रांजिशनल प्रोविजंस अनाउंस किए थे। तो वो ट्रांजिशन प्रोविजंस भी बहुत स्मूथ थे, वेरी क्लियर थे, और अभी उसका ऑडिट भी हो रहा है हर जगह। और अगर किसी को ट्रांजिशन प्रोविजन के बारे में भी डिटेल में जानकारी चाहिए तो मेरे अगले सीरीज में जो रिलीज करूंगा उसमें उसके ऊपर डिटेल वीडियो जारी करूंगा, तो वो जरूर देखिए। जॉब वर्क के लिए भी स्पेशल प्रोविजन है। जॉब वर्क में मटेरियल जाएगा वापस आएगा, उसको टाइम लिमिट है, कौन से रिटर्न फाइल करने हैं वो भी दिया हुआ है। जॉब वर्कर के डिटेल्स भी फाइल करने पड़ते हैं। मतलब एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट बट एट द सेम टाइम डिस्क्लोजर एंड डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड। यहाँ एक एंटी प्रॉफिटियरिंग का भी प्रावधान किया है कि ये जो ट्रांजिशन हुआ पहले के लॉ से दूसरे लॉ में चले गए, तो उसमें टैक्स टू टैक्स जिसको फायदा हो गया जूनी सिस्टम से नए सिस्टम में, वो फायदा कंज्यूमर को पास ऑन करना है कंपलसरी। अगर उसने वो पॉकेट किया तो उसको एंटी प्रॉफिटियरिंग बोलते हैं। ये सिस्टम से आप प्रॉफिट नहीं बना सकते हो, तो इसलिए वो एंटी प्रॉफिटियरिंग होता है। उसके लिए अलग सा कानून है, उसके लिए पेनल्टीज है अगर पकड़े गए तो वो सब मैं आपको मेरे सब्सिक्वेंट वीडियो में बताऊंगा। तो इसके बाद आप यहाँ देखोगे तो अभी जैसे वो कंट्रोलिंग बॉडी जो बोलते हैं उसका नाम है सीबीआईसी। पहले होता था सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, अभी उसको सीबीआईसी बोलते हैं, सिबिक। तो ये सिबिक क्या करता है, पॉलिसी डिसीजन होते हैं जो जीएसटी काउंसिल डिसीजन लेके गवर्नमेंट के पास देता है, तो सिबिक उसको ड्राफ्ट बनाता है, लॉ में लाता है, अमेंडमेंट करता है, प्रोसीजर एंड फॉर्म्स रिलीज करता है। सो उनका जॉब है सब एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करने का। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसमेंट हो, ऑडिट हो, एंटी इवेजन है, एनफोर्समेंट है, रेड करना है, किसी का गोडाउन सीज करना है। तो ये सब उनके रूल्स एंड प्रोसीजर ये बॉडी डिसाइड करती है। फिर भी ये बॉडी का रोल है कि
पहले वाला जो सेंट्रल एक्साइज है, जैसे मैंने बोला अल्कोहल है, टोबैको है, वो प्रोडक्ट अभी जीएसटी में लाए नहीं है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट है लाइक पेट्रोल, डीजल, तो उनके ऊपर जो सेंट्रल एक्साइज या स्टेट एक्साइज के मैटर्स है वो भी सिबिक डिसाइड करेगा। कस्टम ड्यूटी तो है ही, कोई भी आइटम आप इंपोर्ट करते हो तो जीएसटी तो बाद में आएगा, पहले आपको कस्टम ड्यूटी तो भरनी पड़ती है, वो भी सिबिक के अंडर ही आएगा। तो सिबिक का भी रोल है, सिबिक को पावर्स दिए हैं लॉ में, और सिबिक इज अ रिस्पॉन्सिबल बॉडी फॉर जीएसटी मैकेनिज्म। और पहले वाले एक्साइज एंड स्टेट एक्साइज एंड सर्विस टैक्स के मैकेनिज्म भी सिबिक डिसाइड करता है। बहुत लोगों के पुराने केसेस भी पेंडिंग है, डिस्प्यूट्स है, अपील्स फाइल किए हैं, वो भी सिबिक गवर्न करता है। तो बेनिफिट्स क्या हो गए जीएसटी आने से इंडिया को? तो एक तो कास्केडिंग इफेक्ट टैक्स का चला गया। समझो ए ने बी को माल दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, और ए एंड बी एक राज्य में है लेकिन सी अलग राज्य में है। तो पहले क्या होता था, बी ने सी को जब माल दिया और राज्य बदल गया, तो वो जो इंटरस्टेट टैक्स था वो किसी को क्रेडिट नहीं मिलता था। अभी वो एक चेन बन गया, वन नेशन वन टैक्स। आप कहीं से भी कहीं भी माल बेचो, परचेसर को उसका क्रेडिट मिलेगा। तो उससे उसकी ओवरऑल लैंडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल और सर्विसेज में कटौती हो गई, तो वो एक बेनिफिट हो गया। तो डिक्रीज इन इन्फ्लेशन, कॉमन नेशनल मार्केट बन गया। आप कहीं भी जाओ, सेम कमोडिटी को सेम रेट ऑफ टैक्स। अगर ये लैपटॉप है फॉर एग्जांपल, जिसके थ्रू मैं ये वीडियो रिलीज कर रहा हूँ, तो ये लैपटॉप आप दिल्ली में ले लो या ये लैपटॉप आप चेन्नई में ले लो, कोई विलेज में ले लो या रिमोट प्लेस में ले लो, जहां जहां जीएसटी इंडिया का है, लैपटॉप के ऊपर जीएसटी रेट सेम है। तो कॉमन मार्केट बन गया। तो बेनिफिट इसमें स्मॉल टैक्स पेयर को भी है, जैसे आपको मंथली रिटर्न भरना नहीं है, क्वार्टरली भरना है, आपको कुछ रियायतें दी गई है, कुछ शेल्टर्स दिए हैं असेसमेंट एंड पेनल्टी प्रोसीडिंग्स में, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है, मतलब इसमें डिक्रीज इन ब्लैक मनी। अभी मान लो कोई ए ने बी को माल बेचा और बी को अभी वो सी को बेचना है, और अगर बी बोलता है मैं बिल ही नहीं बनाऊंगा, तो सी बोलेगा ठीक है बिल नहीं बनाओगे तो मुझे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन नुकसान बी को ही होगा, क्योंकि ए ने जो उसको बिल लगा के जीएसटी लगा के दिया है वो उसका क्रेडिट नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसको आगे जाके सी के ऊपर वो बिल जब तक वो नहीं निकालेगा तब तक उसको वो क्रेडिट मिलेगा नहीं। तो ये सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है, और इलेक्ट्रॉनिक होने से उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये सब डॉक्यूमेंट्स और एंट्रीज एंड ट्रांजैक्शन सिस्टम पे रहते हैं, गवर्नमेंट के सर्वर पे होते हैं, इसलिए ये छेड़छाड़ प्रूफ सिस्टम है। उसमें टैक्स रेजिम भी सिंपल है, खाली 5, 8, 5, 12, 18, 28 चार रेट है, जीरो एंड स्पेशल रेट फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। तो वेरी सिंपल सिस्टम है। रिडक्शन इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ रेट, जो मैं अभी बोल रहा था, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर महाराष्ट्र से किसी ने दिल्ली को माल बेचा और दिल्ली से वो माल आगे जाके हरियाणा में फाइनल कंज्यूमर को बेच दिया, तो जो कुछ टैक्स है वो पूरा का पूरा हरियाणा गवर्नमेंट को मिलेगा, क्योंकि फाइनल कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी कहाँ हो गया, हरियाणा में होगा। या उल्टा देखो, हरियाणा में मारुति की कार गुड़गांव में बनती है, उसने वो कार दिल्ली के डीलर को बेची, दिल्ली के डीलर ने उसी की एक ब्रांच मध्य प्रदेश में है, उसको वो कार बेची, और बाद में मध्य प्रदेश से किसी ने जाके शोरूम से वो कार की डिलीवरी ले ली। तो हरियाणा से आईजीएसटी दिल्ली को जाएगा, दिल्ली से आईजीएसटी मध्य प्रदेश को जाएगा, और मध्य प्रदेश में जब फाइनल बिल बनेगा तो उसका आधा हिस्सा मध्य प्रदेश सरकार को जाएगा जिसको एसजीएसटी बोलते हैं, और आधा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा जिसको सीजीएसटी बोलते हैं। और ये पूरा ट्रांजैक्शन वहां रुक जाएगा, क्योंकि फाइनल कंज्यूमर वो कार यूज करेगा, बेचेगा नहीं। तो ऐसे ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। इसमें इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन के ऊपर जो सीएसटी होता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वो चला गया। तो उसमें कोई झमेला नहीं है, चेक पोस्ट नहीं है, सी फॉर्म नहीं है, एफ फॉर्म नहीं है, कोई फॉर्म्स नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल। और एक्सपोर्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, एक्सपोर्ट्स आर जीरो रेटेड, क्योंकि अपने कंट्री से माल और सर्विस एक्सपोर्ट होनी है, टैक्स एक्सपोर्ट नहीं करना है। तो मेक इन इंडिया के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है।
और लास्टली डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन दिया है। इंपोर्ट अगर आप कुछ करोगे तो आपको इंपोर्ट के ऊपर आईजीएसटी भरना पड़ता है। मतलब आपके लिए लोकल खरीदो या इंपोर्ट खरीदो, टैक्स इज सेम। तो ये मेक इन इंडिया के लिए भी सपोर्टिव है। तो ऐसा आप अगर देखोगे तो वे फॉरवर्ड भी है कि अभी अभी आगे जाके सिस्टम स्टेबलाइज हो जाएगी, ऑडिट्स हो जाएंगे, अपील्स भी आएंगे, गवर्नमेंट भी, जीएसटी काउंसिल डिसीजन ले रहा है, अभी 12 और 18 दो स्लैब को भी मर्ज करने की चर्चा हो रही है। तो बहुत सारा अभी उसमें काम होना है। लेकिन जो आया है कंट्री के लिए वो बहुत बढ़िया टैक्स रेजिम आया है। बहुत अच्छी ये चेंज हो गई है। और पूरे दुनिया का ध्यान भारत के ऊपर था कि भारत जीएसटी कब लाएगा, और पहले जो मैंने टैक्सेस बताए थे मेरे शुरू के स्लाइड में वो कब खत्म होंगे, तो वो खत्म हो गए हैं। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां इसके ऊपर बहुत खुश है कि ये जैसे यूरोप में होता है, सिंगापुर में होता है, फॉरगेट यूरोप एंड सिंगापुर, श्रीलंका में भी जीएसटी है। तो हम क्यों नहीं कर पाते थे, तो ये फाइनली 2017 में हो गया। अभी वो स्टेबलाइज हो रहा है और आगे जाके जीएसटी इज गोइंग टू बी देयर फॉर नेक्स्ट 100 years इन आवर कंट्री। तो ये मेरा आज का शुरुआत का वीडियो है जीएसटी का बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर। मेरे आगे के वीडियोस में मैं आपको धीरे धीरे एक एक एस्पेक्ट जीएसटी का डिटेल में समझाऊंगा, सरल भाषा में समझाऊंगा, ताकि आपको उसके ऊपर जानकारी मिले, नॉलेज मिले और उसका आपके दैनंदिन जीवन में आपको फायदा हो। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और थैंक यू एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब फॉर अवर दिस चैनल, तो आपको उसके अपडेट भी आते रहेंगे, अलर्ट भी मिलता रहेगा। और हमारे चैनल में जो प्लेलिस्ट रहेगी जिसमें जीएसटी की प्लेलिस्ट में आपको जीएसटी के बारे में सब वीडियोस मिलते जाएंगे। सो एक बार फिर से धन्यवाद एंड हैप्पी जीएसटी।